नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से देव विद्यापीठ चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। वहाँ हमने सीखा था कि 8000 साल पहले किस तरह से पुरुष और स्त्रियों ने मिलकर खेती शुरू किया। मतलब धान, जौ, गेहूँ उगाएं। कहाँ उगाएं? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पे, ठीक, जो कि अब पाकिस्तान के अंडर में है। तो आज यह दूसरा वीडियो है। आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो यह दूसरा वीडियो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गंवाए, ठीक। तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी कहाँ पड़ती है, ठीक। मानचित्र 1 को देखकर सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे एक बड़ी सी नदी हो, उसके किनारे किनारे और भी नदियाँ हों, इधर से आई हों, कोई उधर से, कोई इधर से। मतलब एक बड़ी सी नदी हो, उसमें उसकी सहायता करने के लिए मतलब जल को ले आकर उसी में मिला दें, उसी को सहायक नदी कहते हैं। जैसे सतलुज हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगी, जो सिंधु नदी में आकर मिली है। अभी मानचित्र पे आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, मतलब 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। 4700 साल पहले ये जो नदियां हैं, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी हैं, इनके किनारे कुछ आरंभिक लोग आकर बसे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, जो गंगा नदी है और इसकी सहायक जो नदियां हैं, उनके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों, समुद्र के किनारे जो इलाके बसे थे, वो केवल 2500 वर्ष पहले हुए थे, बसे थे, ठीक। और अगर बात की जाए सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे कब बसे थे, तो 4700 वर्ष पहले, ठीक। अब सवाल ये आता है कि आखिर नदियों के किनारे क्यों बसते थे लोग? तो वहाँ उनको जल मिलता था इसलिए, ठीक ना। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी हम सिंधु नदी और सोन नदी और गंगा नदी तीनों के बारे में पता लगाएंगे, ठीक। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में पड़ता है, मगध नाम से जाना जाता है। इन नदियों मतलब किसकी? गंगा को और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, गंगा जो है इनके दक्षिण की ओर जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। मगध का जो शासक थे, मगध के जो शासक थे, वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो आपको यहाँ से क्या मिला? मगध एक बिहार में जो पड़ता है, यह एक प्राचीन काल में मगध नाम से स्थान जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। लोगों ने सदैव मतलब लगातार उपमहाद्वीप मतलब भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, जो कभी कभी है हिमालय जैसे होता है, उसके ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब खूब ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना, पहाड़ियों पर चढ़ना, रेगिस्तान में चलना, नदियों के और समुद्रों के रास्ते से जाना एक खतरनाक होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कुछ लोग थे, जैसे आप देखेंगे आजकल के लोग, भारतीय लोग सऊदी जाते हैं कमाने, ठीक। उसी तरह से उस समय भी काम की तलाश में और प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि आ गया था। इस वजह से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान
प्रस्थान करना पड़ा। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। दोस्तों एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, उस समय लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक, तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर भी विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। ठीक, व्यापारी थे जो वो काफिले में मतलब भीड़ भाड़ में या फिर कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे, मतलब जो हिंदू धर्म हुआ या सिख ईसाई कोई भी धर्म हुआ या इस्लाम धर्म हुआ, ये सब जो धार्मिक गुरु थे ये शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक ना। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। अब कुछ लोग अपना अलग दिमाग लगाते हैं, जैसे उनमें कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव सोचते हैं, जिन्हें मज़ा आता है स्थानों पे घूमने में, वो लोग फालतू में घूमा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिला। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर मोबाइल में बिजी हो गई है और रिश्तेदारियों में भी नहीं जा सकती, नहीं जाना चाहती, कहीं नहीं जाना चाहती, केवल मोबाइल में चिपके रहना चाहती है। तो ये सब बुराइयां हैं आज की। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि मतलब उपकरण का उपयोग मत कीजिए, कीजिए लेकिन कुछ समय के लिए कीजिए। जो पहले की परंपराएं थी वो ज़्यादा ठीक थी। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? लिखा भले है यहाँ पे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तो यात्रा आज लोग कम कर रहे हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ठीक, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। मतलब अगर आप मान लिए तो जीत, ठान लिए तो सॉरी मान लिए तो हार, ठान लिए तो जीत हो जाती है आपकी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप मतलब भारत के बाहरी लोग भी आए थे जो यहाँ आके बस गए थे। और दोस्तों आपको बता दूं, भारत उस समय इतना ही बड़ा नहीं था। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के कुछ हिस्से भी भारत में आते थे। उस समय अखंड भारत था। ठीक ना। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जो लोग इधर उधर आया जाया करते थे, उनकी आने जाने से हमारी संस्कृति की परंपरा जो है वो समृद्ध हुई है। अब देखिए हम दिखा देते हैं आपको किर्थ। यहाँ हमने किर्थर और सुलेमान कल पहले पार्ट में पढ़ लिया था। और ये सिंधु नदी है जिसकी बात पीछे की गई है, मैंने किया है अभी। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम नदी है, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज, व्यास, ये सभी नदियाँ हैं। ठीक, अब गंगा नदी की तरफ आते हैं तो गंगा नदी तो मुझे नहीं दिख रही है, यहाँ पे है। यह गंगा नदी है। और सोन नदी का आपको पता लगाना था। तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदी सोन है। ठीक, ये सोन नदी है और ये गंगा नदी। गंगा नदी बड़ी नदी है और यमुना भी यहीं है, चंबल है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, यही सब है। तो आप कावेरी नदी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप बढ़िया से। ठीक, तो गंगा नदी यहाँ भी गई है, कलकत्ता के पास भी। और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, गारो की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय यहाँ है। ठीक, नेपाल और चीन और नेपाल के बॉर्डर के आसपास हिमालय है। तो आशा करता हूँ आज का भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आया होगा समझ में तो
अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और तीसरा पार्ट हम कल पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, तभी हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं।